और मैंने लोगों में देखा है, जैसे मैं लाइब्रेरी में थी, यहाँ विजडम लाइब्रेरी है, अच्छा। वहाँ पे मैं मतलब पढ़ती थी, तो लाइब्रेरी में बहुत लोग प्रिपेयर करते थे, तो मैं उनको देखती थी ना, उनके मन में एक परसेप्शन रहता था, अरे ये तो टफ़ है, नहीं निकलेगा, पहली बार में किसका निकलता है। मुझे भी बहुत ताने मिलते थे, नहीं निकलेगा, 20 क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे, प्रीलिम्स में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहा। और मैम कल जब रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े थे पहले से? हाँ जी, मैंने सुबह ही देखा था, आपने बता दिया था कि श्योर आज ही रिज़ल्ट आएगा, तो अफवाहें तो चली रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आज ही आएगा तो मुझे लगा कि अब तो आज ही जाएगा। तो मैम आपके गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ पे अभी रह रहे हो, यहाँ पे क्या माहौल रहा जब कल शाम को रिजल्ट आया और आप ही अकेले यहाँ पे चयन हुए हो? जी जी तो बिल्कुल। क्या माहौल रहा मैम यहाँ का शाम को? यहाँ पे बहुत सब लोग बहुत खुश थे। मैं जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से ये पहला सिलेक्शन है, अच्छा। तो माता पिता को मैंने ही फ़ोन करके मतलब जानकारी दी, तब वहाँ तो सबके मतलब खुशी की लहर दौड़ गई कि पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, पहली लड़की निकल गई हमारे यहाँ से। एक्चुअली मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था, और उसमें फिर ये सिलेक्शन हो गया। मैम आपका ऑप्शनल और आपका माध्यम कौन सा है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने आकांक्षा मैम बैठी हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पे 14 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो मैम को अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। थैंक यू। मैम हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? मेरा एजुकेशन मेरे होम डिस्ट्रिक्ट बांदा से हुआ, जो कि बुंदेलखंड में है। मैंने अपनी पढ़ाई अपने डिस्ट्रिक्ट से सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया मैंने, और ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था, और उसमें फिर ये सिलेक्शन हो गया। मैम आपका ऑप्शनल और आपका माध्यम कौन सा है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी है। मैम आपका ये जो प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे जब आपका रिजल्ट कल आया, सबसे पहले आपको ये खबर खुद आपने देखा रिजल्ट, कहाँ से ये पता चला आपको? मैं बहुत डरी हुई थी, तो वेबसाइट को बार बार चेक कर रही थी, तो पहले, लेकिन फिर भी मुझे सबसे पहले मुझे पता नहीं पड़ा, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ा सा खुशी हुई बस कि पहली बार में हो गया। बस इसीलिए। मैम माता पिता को ये जानकारी आपने दिया, उनके माध्यम से आपको पता चला? हाँ, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट से ये पहला सिलेक्शन है। अच्छा। तो माता पिता को मैंने ही फ़ोन करके मतलब जानकारी दी, तब वहाँ तो सबके मतलब खुशी की लहर दौड़ गई कि पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, पहली लड़की निकल गई हमारे यहाँ से। एक्चुअली मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। दोस्तों इस वीडियो को पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ कि जानकारी पूरी जरूर सुने। पीडब्ल्यू ने छात्रों की उच्च डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका ड्रीम पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तैयारी शुरू करने का। पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस सक्षम 2.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और भी बहुत कुछ, जहां आपको कंप्लीट तरीके से 69वां बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ 3,999 रुपए में। दोस्तों सक्षम 2.0 बैच के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्स होते हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस समझाया जाता है, मतलब फाउंडेशन कोर्स से ही आपकी तैयारी समग्र रूप से हो पाती है। इन सभी कोर्सेज को स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा, और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ छात्रों की डाउट्स और छात्रों का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। दोस्तों आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक करें और पीडब्ल्यू ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। दोस्तों कोर्स को खरीदने के लिए हमारा कूपन कोड PSC009 जो स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिख रहा है यूज करते हैं तो मिलेगा 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट, और लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरे गांव में, जो कि वहाँ बुंदेलखंड में ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब लोगों को बहुत खुशी हुई, और तब से तो अब तक सब खुशी हैं। जी मैम, मैम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस तैयारी में, सिविल तैयारी में आने से पहले कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? कठिनाइयाँ तो, क्योंकि मैं इलाहाबाद में ही रही हुई हूँ, यहीं से मेरी एजुकेशन हुई है, हॉस्टल में रहती थी,
तो ये प्योरली, पहली बात तो मैंने इस प्रिपरेशन के लिए कभी भी कोई भी कोचिंग नहीं की है, बस सेल्फ से ही पूरा प्रिपेयर किया है। आई प्रिपेयर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम माई ऑन ओनली। तो फिर मैंने खुद ही प्रिपेयर किया और उसके बाद ये अटेम्प्ट दिया, तो पहली बार में हो गया मैम। चलिए मैम, अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कौन से बुक पढ़ी और क्या आपने कहीं इसके पहले कोचिंग करी थी? नहीं, कोचिंग कभी कोई कोचिंग नहीं की। एक्चुअली मैं ऐसे ही, जैसे आप लोग हैं, आप लोग के चैनल है और भी कई चैनल्स होते हैं जो गाइड करते रहते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में करना है तो फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्चेस किए, मुझे बुक्स भी पता चली और भी सब कुछ हुआ। फिर मैंने सेल्फ से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। फिर मेरी मतलब जैसे हॉस्टल में रहते हुए मेरी फ्रेंड होती है, मेरी रूममेट्स हो गई और कुछ भी मतलब हो गई, तो उन लोगों ने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया। मैम, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? आप सीक्वेंस से चाहें तो डिटेल में भी चाहें तो इनको बता सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान आपकी सफलता में किन किन लोगों का रहा है? सबसे पहले मतलब मेरे फादर, जिन्होंने ये स्टेप लिया कि एक गांव से, एक ऐसे एरिया से जहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, वहाँ से मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि उन्हें बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहा। फिर मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक कह सकते हैं अवेयर थी चीज़ों को लेके कि नहीं मतलब नहीं करना है बेटा, आप कर सकते हो, जाओ, क्या करोगे यहाँ रह के, अभी जाओ, आप कुछ कर सकते हो। तो मम्मी पापा और मेरा भाई, मेरे 2 भाई हैं छोटे, तो वो भी हमेशा की दीदी, मैं क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो दीदी आप ज़रूर कर ले जाओगे, करो करो। मेरा भाई है तो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहा, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़ रहा है। और फिर जैसे कि मैं हॉस्टल में रही हूँ तो मेरी फ्रेंड्स से बहुत मोटिवेशन रहा, जिसमें एक से मेरी बचपन की फ्रेंड थी गौरी, तो वो भी मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती रही कि करो, क्योंकि हम लोग सेम स्कूल से थे तो उसे पता था कि शुरू से मेरा इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में। वो करती रही। यहाँ हॉस्टल में मोनिका, सोनल और भी सारी फ्रेंड्स रहीं, वो भी कहती रहीं। तो ऐसे भी रहा। बाकी कुछ जैसे कि और भी जो लोग जुड़ते गए, जैसे कि लाइब्रेरी में भी लोग थे और सब थे, तो सब लोग सपोर्ट करते रहे। दुआएं, मोटिवेशन लगातार बनी रही है। हाँ, लगातार बनी रही। मैम, कल जब रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े थे पहले से? हाँ जी, मैंने सुबह ही देखा था, आपने बता दिया था कि श्योर आज ही रिजल्ट आएगा। तो अफवाहें तो चली रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि आज ही आएगा तो मुझे लगा कि अब तो आज ही जाएगा। तो मैम, आपके गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ पर अभी रह रहे हो, यहाँ पे क्या माहौल रहा जब कल शाम को रिजल्ट आया और आप ही अकेले यहाँ पे चयन हुए? जी बिल्कुल। तो क्या माहौल रहा मैम यहाँ का शाम को? यहाँ पे बहुत सब लोग बहुत खुश थे। मैं जैसे ही आई, मेरी रूममेट और मेरी फ्रेंड, मतलब जितने भी सब लोग हैं, तो मतलब मिठाइयाँ वगैरह लेके खड़े थे। सबके लिए एक मोटिवेशन था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज स्टूडेंट का हब है। तो यहाँ पे बहुत से लोग प्रिपेयर करते रहते हैं और ये क्योंकि एक बहुत ही मतलब बड़ा प्रोसेस है, 1 साल का लंबा प्रोसेस हो जाता है। पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम रहता है, पर तो उसकी वजह से सब लोग ही परेशान रहते हैं। तो जैसे ही एक मेरा सिलेक्शन हुआ तो हॉस्टल में एक उम्मीद जाग गई कि सब लोग ही कर सकते हैं। खर्च वगैरह आपका जरूर करवाएंगे? हाँ, खर्च भी करवाए। चलिए मैम, अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी? क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी और सोशल मीडिया के माध्यम से तैयारी करी अपनी पूरी, तो आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के? प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि एक तो ये है कि पहले आप अपनी बेसिक बुक्स पूरी कवर कर लें, जो कि सबको ही पता होती है। स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हो गई, और फिर एक बहुत ही ज़्यादा जो की रोल प्ले करता है यूपीपीसीएस में, वो घटना चक्र प्ले करता है। तो ये है कि आप घटना चक्र से 2 से 3 बार उसको थरली रिपीट कर लीजिए, तो आई थिंक इट्स पॉसिबल। मैम, अब बात करते हैं, देखिए सीसेट एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार पीसीएस 2022 में सीसेट में ही काफ़ी 2021 के अंतिम रूप से चयनित छात्रों का भी सिलेक्शन सीसेट के कारण नहीं हुआ, और आप पहले अटेम्प्ट में ही ना बल्कि सीसेट क्वालिफाई किए हो बल्कि अंतिम रूप से अपना चयन स्थान बना पाए हो। तो सीसेट के लिए आपने कैसे तैयारी करी थी, थोड़ा व्यूवर्स को हमारे ये बताएं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायो का रहा है, तो मुझे भी सबकी तरीके सीसेट में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं यूपीपीसीएस सीसेट के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी
कि जैसे अगर आपका मैथ्स वीक है, लाइक मेरा भी मैथ्स वीक था, तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपके लिए 3 एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे एक रीजनिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंग्लिश हिंदी होता है। तो मैंने, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने अपना फोकस कम्युनिकेशन इंग्लिश में रखा और हिंदी भी पढ़ी मैंने। तो उसके मतलब ये करने से क्या हुआ कि मैंने एक ठीक ठाक स्कोर वो कर लिया। अच्छा, अब मैम अब बताइए कि क्या वो जो नीली वाली लूसेंट आती है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसका रोल कितना है मैम? क्या आपने पढ़ा था उसको? सॉरी, मैंने वो लूसेंट नहीं पढ़ी। एक्चुअली मैंने डिटेल में पढ़ाई करी थी क्योंकि मैं यूपीएससी देना चाहती थी। तो बेस फिर उसके बाद मतलब मैंने घटना चक्र और करंट अफेयर को मेन वो जी किया। मैम, अब आते हैं हम लोग मेंस में एसे और हिंदी को लेकर के आपने तैयारी कहाँ से करी थी? ऐसे तो ऐसे की कोई तैयारी नहीं होती है सच। अगर आप अपनी सारी बेसिक बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और हिंदी का, जैसे हिंदी माध्यम के लोगों के लिए थोड़ा ये एक आसानी हो जाती है, लेकिन इंग्लिश माध्यम वालों के लिए ये एक टिपिकल पॉइंट हो जाता है। जैसे मेरे लिए भी हिंदी एक चैलेंजिंग पॉइंट था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और थोड़ा सा राइटिंग स्किल को एनहेंस कर लेते हैं, तो फिर ये ठीक हो जाता है। प्लस और भी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं फिर स्कोर करने के लिए। अच्छा, अब मैम आते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर, जैसा कि सबसे टफ माना जाता है एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी का पेपर, जो कि काफ़ी बच्चे उसमें फेल होते ही रहते हैं अधिकांश में। तो मैम आते हैं फर्स्ट पेपर को लेकर के, आपने कहाँ से अपनी ऑनलाइन तैयारी कौन से सोर्स के माध्यम से करी थी? एथिक्स का क्या नहीं, है? मैम पहले फर्स्ट पेपर के लिए डिस्कस करते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या मतलब हिस्ट्री का रोल होता है, ज्योग्राफी का रोल होता है, सोशल इश्यूज़ का होता है। तो जैसे विज़न की मैगज़ीन आती है 365, तो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड रहती है। तो मतलब अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं और कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर और उसके साथ आप आंसर राइटिंग को भी मजबूत कर लेते हैं, तो फिर वो बढ़िया से हो जाता है। पर हाँ, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली विज़न में जंप कर जाए, हमें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब मैम सेकंड जीएस सेकंड पेपर की बात करेंगे, उसके लिए कैसे आपने तैयारी? जीएस सेकंड में पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ के रखते हैं। उसके बाद फिर ये है कि मैं वही रेफ़र करूँगी जैसे कि मैंने विज़न का रेफ़र किया हुआ था। तो पॉलिटी में अगर आप वो अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद यूपी स्पेशल अब तो खैर ऑप्शनल हट गया है, तो थोड़ा ये है कि अब प्योर GS2 पॉलिटी सेंट्रिक और ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तो अब तो मुझे लगता है कि जैसे GS में विजन का मटेरियल देखा जा सकता है, प्लस एक जैसे एडिटोरियल एक की रोल प्ले कर देता है कि कुछ चैनल्स होते हैं जो एडिटोरियल देते रहते हैं। तो अगर आप वो देखते रहेंगे तो आप में एक इशू के बारे में आपके पास 4-5 पॉइंट्स होने चाहिए बस। अब जीएस थर्ड पेपर के लिए कैसे आपने किया था? जीएस थर्ड पेपर में अगर आपका बेसिक जैसे कि इकॉनमी के जो मेन बेसिक इकॉनमी होती है, एम्प्लॉयमेंट हो गया और इन्फ्लेशन हो गया, टैक्स हो गया, अगर इस पे आपकी अच्छी समझ है, प्लस आप गवर्नमेंट स्कीम्स को फॉलो करते हैं, बजट को अच्छे से देख लेते हैं, तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब मैम आते हैं फोर्थ पेपर इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स और इंटीग्रिटी को लेकर के। तो उसके लिए कैसे आपने अपनी तैयारी करी थी, कौन से सोर्स से, किस चैनल के माध्यम से, कहाँ करी? एथिक्स में मतलब मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस के जो टॉपिक है उनका मतलब समझ लें। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, कंपैशन का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। उसके बाद फिर आप उनको एग्जाम्पल से कोरिलेट करें और इंटीग्रेट करें एग्जाम्पल से, और फिर एक अपना आंसर बनाएं, तो बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर आप यूट्यूब में, जैसे मैंने कभी कोचिंग नहीं की, कोई बुक्स उतनी रेफ़र नहीं की, फिर भी जैसे मैंने एथिक्स के लिए घटना चक्र की एक पतली सी बुकलेट आती है, तो मैंने उसको देखा था और अपना खुद की नोट्स बनाई थी, तो उससे काम हो जाता है। अभी इस समय ऐसा चल रहा है कि क्या प्रयागराज से जो छात्र हैं वो इस समय पलायन कर रहे हैं, क्या दिल्ली में जा रहे हैं? क्या प्रयागराज की में जो तैयारी पहले बहुत सॉलिड रूप से होती थी, यहाँ से चयनित लोग होते थे, ऐसा आपको लगा यहाँ तैयारी करने के दरमियान में कहीं से भी? हाँ, मतलब ये तो मेरे पास भी एक ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें दिल्ली चला जाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के लिए दिल्ली बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मैं इधर से कर सकती हूँ, और वो जो मैं बार बार बोलती हूँ कि सेल्फ बिलीव इज़ द की टू सक्सेस, तो मुझे सेल्फ बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से जारी करी और आगे भी मैं यहीं से ही करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। यदि आपके अंदर लगन है तो आप तैयारी कहीं से, चाहे वो घर ही क्यों ना, चाहे वो घर। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, लॉकडाउन के पीरियड में तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब
शुरू हुआ लॉकडाउन और कब ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा टाइम मतलब मैं पढ़ती रहती थी। तो एक होता है ना कि मैं घर में थी और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होते थे और भी सब होते थे, लेकिन एक कांस्टेंट रहता था कि नहीं पढ़ना है। और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए सिलेक्शन। तो मैं कह सकती हूँ कि वो करने के लिए सब चलता गया। अच्छा, अब मैम इंटरव्यू के लिए आपने इंटरव्यू जाने से पहले आपने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया था? जी, 2-4 कोचिंग्स में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। उसका क्या बेनिफिट रहा? मॉक में बेसिकली वो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके सामने कर देते हैं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू मतलब मैं मानती हूँ बहुत अच्छा गया। एक्चुअली मैंने मतलब बुंदेलखंड से मैं थी, तो डिस्ट्रिक्ट और ये सब मेंशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप अगर अपने रीजन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप टॉपिक को शिफ्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चंस उसी तरफ चले जाते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बुंदेलखंड से चले गए थे, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग ले जाएं। मैम जानना चाहेंगे कि क्या पढ़ाई में घंटे दे करके पढ़ना अहम रोल करता है कि इसका ये अफवाह है? ऐसा कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, ऐसा कुछ? अब मतलब जितना मैं सबको देखती हूँ सब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो मैं उनके कंपैरिजन में मानती हूँ कि मुझे ठीक समय पे सिलेक्शन मिल गया। पर हाँ, ये कहूँगी कि अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो जितनी भी देर पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग। इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न हम लोग का रहता है, पूछेंगे बाद में। अब मैम ये जानना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग करना एज अ कंपेयर दोनों करें तो आप किनको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, किस प्रकार से? जी, मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो मेरे लिए मैं समझती हूँ यही अच्छा है, क्योंकि कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ एक बेस प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको सक्सेस दिलाती है वो सेल्फ स्टडी दिलाती है। आप कोचिंग से कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर आप खुद से उसको नहीं पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो नो डाउट वो कोचिंग ले सकता है, लेकिन अगर किसी को ये बिलीफ है कि वो कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैम आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, या सोशल मीडिया किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, जब भटकाव के रूप में या फिर आदमी को उपयोगी हो सकता है, तो इसके विषय में यदि आप बताएं तो? जी, सोशल मीडिया में जैसे बेसिकली मैं फ़ेसबुक से दूर रहती थी थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब लोग मस्ती करते हैं तो थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है कि सब मस्ती कर रहे हैं, हम पूरा टाइम अपने इसमें दे रहे हैं। तो लेकिन एक सोशल मीडिया का एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं, तो जैसे कुछ सूथिंग से वीडियो होते हैं, क्रिएटिव से वीडियो होते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और फिर आप पढ़ने लगते हैं। लेकिन ये है कि एजुकेशन सेक्टर में सोशल मीडिया ने नो डाउट बहुत बूम किया, जैसे आप लोगों ने भी बहुत अवेयरनेस फैलाई है, तो नो डाउट एजुकेशन सेक्टर में बूम किया है। हाँ, क्योंकि आजकल के लोग तो रील्स में अगर व्यस्त हो गए तो 2-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है। मैम अब जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनके लिए कुछ कम शब्दों में अपनी तरफ से मोटिवेशन कुछ आपकी तरफ से? मोटिवेशन पहली प्रयास में कैसे आपने सफलता हासिल की है, तो काफ़ी लोग तो कई बार से दे रहे हैं जिनको सफलता ही नहीं मिल रही, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या नया चीज़ किया होगा उनसे हट के, कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से मैम हो जाए? First of all, self-confidence is most important thing. Like I always have self-confidence that I can do it. तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आप गड़बड़ा जाएंगे कहीं पे, तो बेशक आप गड़बड़ा जाएंगे। और मैंने लोगों में देखा है, जैसे मैं लाइब्रेरी में थी, यहाँ विजडम लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं मतलब पढ़ती थी, तो लाइब्रेरी में बहुत लोग प्रिपेयर करते थे, तो मैं उनको देखती थी ना, उनके मन में एक परसेप्शन रहता था, अरे ये तो टफ़ है, नहीं निकलेगा, पहली बार में किसका निकलता है। मुझे भी बहुत ताने मिलते थे, नहीं निकलेगा, 20 क्वेश्चन भी नहीं सही होंगे, प्रीलिम्स में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहा, और मुझे हमेशा ये बिलीव रहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप ये रखते हैं और किसी की बात नहीं सुनते और शांति से पढ़ते रहते हैं, तो एक दिन आपका सक्सेस नॉइस जरूर सफलता जरूर मिलती है। हाँ। मैम कौन सी एज में आपने सोचा था कि हमको सिविल सर्विस में ही जाना है? एक्चुअली ये मेरी मतलब क्लास कौन सी थी आपकी, उस समय क्या सोच रहे थे? 6th-7 से जब से समझ डेवलप होती है। तो एक्चुअली जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो और मेरे एरिया में थोड़ा क्या होता है ना कि अभी भी अगर देखा जाए तो विकास अभी हो रहा है,
तो वहाँ मैं हमेशा सुनती थी ISPCS ISPCS ISPCS, तो एक ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर जो जैसे किसी PCS ऑफिसर की गाड़ी देख लिया, कुछ देख लिया, तो वो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन का काम करता था कि अरे मतलब ग्लैमर भी है और अच्छे काम करने का मौका भी है। तो मैंने तभी से सोच लिया कि मुझे इन्हीं फील्ड में मतलब करना है। और एक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये मतलब थोड़ा सा ये है कि जैसे लोगों को क्या लगता है ना, लोग ऑप्शनल ले लेते थे, अब तो ऑप्शनल हट गया कि चलो एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, तब ये कर लेते हैं। मैंने ग्रेजुएशन में ही एंथ्रोपोलॉजी रखा क्योंकि मुझे ये था कि मुझे इसी को अपना ऑप्शनल रखना है। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी को शुरू से बस इसीलिए लिया क्योंकि मुझे सिविल्स में जाना था। टफ मैम, ऑप्शनल में ये गिना भी जाता है फिलहाल, अब तो नेक्स्ट टाइम से ऑप्शनल रहेगा भी नहीं है। हाँ, अब तो नहीं रहेगा, आप सबके लिए लेवल फील्ड है, आप आराम से ट्राई करिए। और मैं भी अभी अपनी रैंक इंक्रीज करने के लिए ट्राई करूँगी। जी मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया, और आगे 2023 का भी एग्ज़ाम आप दोगे। जी जी तो बिल्कुल। आगे आपका इससे भी किसी बड़े पद में SDM डिप्टी SP के रूप में आपका चयन हो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया है। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए, इंटरव्यू का सिलसिला अभी चलता रहेगा, आगे मिलते रहेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।